Welcome to Mid-Year classes. This is second lecture of D and F block element class 12 chemistry. Okay. Now previous lecture हमने D block elements का general characteristics देखा था transition element का. ठीक है. Now हम इसमें उस general characteristics को एक वन करके हम उसको लिस्ट करेंगे. जैसे एटॉमिक रेडियाई का क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या होता है, रिएक्टिविटी का क्या होता है, स्टेबिलिटी का क्या होता है. ठीक है. तो हम ये इस लेक्चर में हम जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक है पर्टिकुलरली हम उसको स्टडी करेंगे. ओके. तो स्टार्ट करते हैं हम. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ओके. So the topic is general characteristics of transition element. क्या है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स? जैसे पहले हम एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की बात करें. सो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई क्या होता है? अगर हम पर्टिकुलर ट्रांजिशन एलिमेंट में, ट्रांजिशन सीरीज में अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई का क्या होता है? हम इन जनरल क्लास 11th के पीरियोडिक टेबल जो चैप्टर है पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट, उसमें क्या पढ़ते हैं कि when we go from left to right atomic size decreases. okay, but transition element में ऐसा कोई particular pattern follow नहीं होता है. ठीक है. transition element में जो है वो आपका different series और different rules valid होता है. जैसे in a particular given transition element series, क्योंकि बहुत 4 series हमने पढ़ा है, तो फर्स्ट एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता है अप टू मिडल. एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है एंड देन आफ्टर मिडिल से लेकर के एंड ऑफ द सीरीज तक उसका एटॉमिक साइज जो है वो आपका इंक्रीज होता है. यानी एक पर्टिकुलर कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता है कि ये इंक्रीज ही करेगा या डिक्रीज ही करेंगे. बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस हैं. तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई का ट्रेंड्स क्या होता है कि इन अ गिवन ट्रांजिशन सीरीज एटॉमिक रेडियाई फर्स्ट डिक्रीजेस, दैट इज इन अ गिवन ट्रांजिशन सीरीज एटॉमिक रेडियाई फर्स्ट डिक्रीजेस. कहां तक? मोस्टली मिडल ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज तक. ठीक है. डिक्रीजेस अप टू मिडल ऑफ सीरीज, फिर कांस्टेंट होता है एंड देन आफ्टर इट स्टार्ट इंक्रीजिंग. यानी पहले घटता है और उसके बाद जो है वो आपका स्टार्ट इंक्रीज होना स्टार्ट होता है. वाई? पहले एटॉमिक साइज घटा और उसके बाद में एटॉमिक साइज इंक्रीज होना क्यों शुरू हो जाता है? तो इसके पीछे रीजन है आपका शिल्डिंग इफेक्ट, जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था. शिल्डिंग इफेक्ट एंड अनदर वन इज रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन. क्या होता है कि जब हम मिडिल से, जैसे मान लीजिए कि अब डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है जिसमें लास्ट का इलेक्ट्रॉन डी में एंटर हो, अगर मान लीजिए पहले से ही आपका डी एलिमेंट है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन है, डी में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है. तो जब एक एक करके फिलअप हुआ तो, और जब ये
पेयरिंग तो एक एक स्टार्ट किया यानी आप मिडिल तक पहुंच गए, और जब पेयरिंग स्टार्ट होगा तो पेयरिंग में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन के कारण से साइज जो होता है वो आपका बढ़ जाता है। सो जब हाफ फिल यानी मिडिल तक पहुंचने से जस्ट पहले शिल्डिंग इफेक्ट कम होता है। शिल्डिंग इफेक्ट कम है, इसका मतलब है कि न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, और स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा तो साइज क्या हो जाएगा, घटता जाएगा, और बाद में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के कारण से उसका साइज बढ़ जाता है। लॉजिकल टाइप के क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि हाउ व्हाई इन ट्रांजिशन सीरीज फर्स्ट साइज डिक्रीजेज एंड देन आफ्टर स्टार्ट साइज जो है उसके बाद में आपका इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, तो उसके पीछे आपको कॉज लिखना पड़ेगा। मैं शॉर्ट में इस कॉज को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्यों ऐसा होता है। ओके, सो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के कारण से, सो अप टू हाफ ऑफ दी या अप टू मिडल of the series the shielding effect is small। shielding effect क्या होता है, मैंने डिटेल में इससे पहले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, इसलिए मैं इसमें पूरा डिटेल एक्सप्लेन नहीं करूंगा। shielding effect होता है एक ऑर्बिट का दूसरे ऑर्बिट को बचाना, किससे, न्यूक्लियस से। शील्डिंग इफेक्ट कम है, इसका मतलब है कि न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। सो द शील्डिंग इफेक्ट इज स्मॉल, हेंस द न्यूक्लियस strongly attract the electrons of outermost orbit। तो जब न्यूक्लियस बाहर के इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचेगा तो साइज क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ऑलमोस्ट outermost orbit, hence size डिक्रीजेस, तो साइज क्या हो जाएगा, घट जाता है। और हाफ के बाद इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग स्टार्ट होता है। इलेक्ट्रॉन जब पेयरिंग होता है तो रिपल्सन बढ़ जाता है, यानी एक ऑर्बिट में जब सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, बट जब वो पेयरिंग स्टार्ट होता है इन दैट कंडीशन रिपल्सन बढ़ जाता है, दैट्स वाई उसका साइज घटने के बजाय बढ़ जाता है। ठीक है, सो फ्रॉम mid of series to end of series, size of atom या atomic radii increases, series atomic ionic दोनों के दोनों atomic radii increases। Why? Due to electron repulsion in what? Orbitals। ठीक है, तो सिंपल वे में मैंने इसको आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों इसका एटॉमिक साइज यानी इसका जो एटॉमिक रेडिया है उसका साइज जो है वो आपका क्यों घटता है एंड बढ़ता है। इसी में आता है आपका लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का भी कंसेप्ट आता है। लेंथेनाइड्स कंट्रैक्शन के कारण से भी साइज जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। व्हाट इज लेंथेनाइड कंट्रैक्शन? तो इसमें होता क्या है कि लेंथेनाइड ग्रुप कौन सा ग्रुप अलाई करता है? ग्रुप नंबर आपका मतलब 5D सीरीज यानी थर्ड सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, सो इसी के कारण से ऐसा होता है कि सेकेंड
and size of second and third transition series are same. यानी सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट के जो एटॉमिक रेडियाई होते हैं वो आपका ऑलमोस्ट सिमिलर होता है. वाई? द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई is same for elements of second and third series of transition series. ट्रांजिशन सीरीज कहाँ से स्टार्ट होता है? 3D से. 3D, 4D, 5D, 6D. तो सेकेंड एंड थर्ड, इसका मतलब है 4D एंड 5D. ठीक है, उन दोनों का साइज छोटा होता है. जबकि होना क्या चाहिए, हम जो टॉप से बॉटम आते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए. लेकिन फिर भी 5D एलिमेंट का साइज जो है वो काफ़ी अमाउंट में डिक्रीज हो जाता है. यानी वो थर्ड एंड सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, ट्रांजिशन सीरीज बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कंट्रैक्शन. ये अलग से क्वेश्चन ही पूछता है, व्हाट इज लेंथेनाइड कंट्रैक्शन? लेंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या होता है? और कंट्रैक्शन ये तो कॉमन सी बात है ना कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक साइज घटता है. इसमें लेंथेनाइड कंट्रैक्शन का क्या है? तो एक्चुअली क्या होता है कि नो डाउट कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज जो है जनरली डिक्रीज होता है अकॉर्डिंग टू पेरियोडिक लॉ. लेकिन एक्सट्रीमली लेवल में घट जाना यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू से भी ज़्यादा घट जाता है, दैट्स वाई इसका नाम रख दिया है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, जो कि 5D सीरीज में होता है, जो कि थर्ड सीरीज है ट्रांजिशन एलिमेंट का. सो क्या होता है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन में? तो आपको पता है कि जो सेकेंड एंड थर्ड सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट है उसमें 4f ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं. ठीक है, सो व्हाट इज लेंथेनाइड कंट्रैक्शन? सो in second and third transition series 4f orbitals are available. 4f orbitals जो है अवेलेबल होता है और 4f ऑर्बिटल का सील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है. यानी न्यूक्लियस 4f पे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है क्योंकि बाकी के ऑर्बिट जो है वो 4f इलेक्ट्रॉन को सील्ड नहीं कर पाता है. सो सेकेंड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सेकेंड एंड थर्ड सीरीज 4f इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है एंड 4f इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट जो होता है काफ़ी कम होता है. ठीक है, सो इन सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज 4f orbitals are available. The shielding effect of 4f electron is very poor, बहुत वीक होता है. और shielding effect जैसे वीक होगा न्यूक्लियस उसको खींचना शुरू कर देगा. For a very weak, due to which क्या होगा? न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाएगा, ड्यू टू विच न्यूक्लियस स्ट्रांगली अट्रैक्ट द 4f इलेक्ट्रॉन, hence size decreases. और खास करके ये 5D सीरीज में होता है. दैट्स वाई
ये जो होता है खास करके 5F सीरीज में होता है, दैट्स वाई इसको लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो इसके कारण से लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, सब में नहीं होता है। लेंथेनाइड सीरीज 5D वाले ग्रुप में होता है, तो उसमें शिल्डिंग इफेक्ट कम होता है, जिसके कारण से न्यूक्लियस 4F इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। तो साइज बढ़ने के बजाय क्या होगा, साइज बहुत ज़्यादा खिंच जाता है, श्रिंक हो जाता है। दिस इज नॉन एज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, सेपरेटली लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये था आपका एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई क्या होता है ट्रांजिशन एलिमेंट में लेफ्ट टू राइट। आपने देखा कि पी ब्लॉक एलिमेंट जो हमने पढ़ा उसमें हमने टॉप टू बॉटम पढ़ा कि लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, वैसे ही एस ब्लॉक में हमने टॉप टू बॉटम। लेकिन डी ट्रांजिशन एलिमेंट में हमेशा ही प्रॉपर्टीज जो है वो लेफ्ट टू राइट स्टडी किया जाता है। नो डाउट कि टॉप टू बॉटम आते थे एटॉमिक साइज बढ़ता है, ऑर्बिटल्स बढ़ जाते हैं इसीलिए। लेकिन लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के कारण से थर्ड एंड फोर्थ का जो साइज है, एटॉमिक रेडिया हो या आयनिक रेडिया है, उन दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस लॉजिकल टाइप से डिफरेंट पूछ सकता है। हो सकता है ये ना पूछे कि एटॉमिक रेडिया का क्या हो, लेकिन व्हाट इज लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, व्हाई लेंथेनाइड कंट्रैक्शन टेक प्लेस, सेकेंड और थर्ड का साइज क्यों सेम होता है, स्टार्टिंग से मिडिल तक क्यों डिक्रीज हुआ और उसके बाद में साइज क्यों इंक्रीज हुआ। जैसे बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी ट्रांजिशन सीरीज में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, सो सेकेंड वन इज मेल्टिंग एंड boiling point. Okay, second general characteristics. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो देखिए सेम चीज है, जैसे इसमें बोला ना एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि हम जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, जनरली डिक्रीज होता है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ, ट्रांजिशन में नहीं। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, बट ट्रांजिशन सीरीज में अगेन ये पैटर्न अलग है। यानी फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज, कोई भी सीरीज अब स्टार्ट करते हैं, 2D सीरीज सॉरी 3D सीरीज है, तो स्टार्टिंग से लेकर के मिडिल तक जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका घटता है, सॉरी इंक्रीज होता है, और उसका मिडिल से लेकर के एंड ऑफ द सीरीज तक मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपका घटता है। ठीक है, हम उसको एक्सप्लेन भी करेंगे किस बेसिस पे। सो मेल्टिंग यानी सेकेंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, melting and what, melting and boiling point. In transition series, melting point first increases. So in transition series, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों का दोनों सेम चीज है। मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट व्हाट इंक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस अप टू मिडल। यानी ट्रांजिशन सीरीज में 10 एलिमेंट होते हैं जनरली, तो उसमें आपके 5 तक यानी स्टार्टिंग से 5 तक जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बढ़ता है अप टू मिडल ऑफ ट्रांजिशन सीरीज, अप टू मिडल ऑफ सीरीज, while from middle to the end its melting and boiling points decreases middle of series and
then it decreases up to what, जहां पे up to end of series। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए दो कंसेप्ट का यूज किया जाता है। एक होता है मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि ये सारे सारे मेटल्स होते हैं, तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, एंड थर्ड वन इज एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन। इस दो बेसिस पे इसके ये जो अलग ही बिहेवियर शो करता है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए कैसे। सो दिस बिहेवियर ऑफ दिस कैन बी एक्सप्लेन एज on the basis of what, metallic bond strength। this यानी behavior of melting point and boiling point can be explained on the basis of पहला मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्या होता है मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ और ये कैसे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कंट्रोल करता है? देखिए मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ का बॉन्ड कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन्स हो रिएक्ट करने के लिए। सो आप देखिए कि स्टार्टिंग से लेकर के पहले जैसे डी है तो 1 1 1 1 1, डी में 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी आप मिडिल तक सीरीज तक पहुंच गया। ठीक है, जैसे मैंगनीज, मैंगनीज का 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें। तो स्टार्टिंग में जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा होता है, जबकि इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आएंगे उसमें पेयरिंग स्टार्ट हो जाता है। तो पेयरिंग होने के कारण से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपका घट जाता है। सो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, यानी जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा मेटालिक बॉन्ड। और आपको पता है मेटालिक बॉन्ड अगर ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? इससे ज्यादा होगा, क्योंकि बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। सो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन on what? Number of unpaired इलेक्ट्रॉन पे। एंड मेटालिक बॉन्ड जितना ज्यादा होगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उतना हाई होगा। डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो अप टू मिडल ऑफ सीरीज, ठीक है, मिडल ऑफ सीरीज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। कहता ना मिडिल ऑफ सीरीज मतलब D5, तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, हेंस मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ increases, which is responsible for high melting point and boiling point। बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर बढ़ेगा तो अब इसी बात है उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी चाहिए, यानी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो आपका दोनों के दोनों क्या होंगे? इंक्रीज हो जाएगा। ओके, इसका मतलब हुआ कि D5 जब D में 5 इलेक्ट्रॉन होगा तो उस वाले का जो आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा। तो स्टार्टिंग से लेकर के D5 तक जो है वो बढ़ता है,
और उसके बाद में उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या घटना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाता है। एक तो इस बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, और दूसरा है एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन। एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब क्या होता है, एटम्स में तोड़ना। फॉर एग्जांपल H2 क्या है, गैस है जिसमें H2 हाइड्रोजन 2 है, इसको एटोमाइज करना है यानी H में तोड़ना है, तो ऑब्वियस सी बात आपको एनर्जी देना पड़ेगा। तो जितना एनर्जी देना पड़ता है किसी मॉलिक्यूल्स या किसी कंपाउंड्स को उसके एटम में डिवाइड करने में, दैट इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अगर इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कम है, इसका मतलब है कि वो इजिली टूट जाता है, और इजिली टूट जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, तो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के बेसिस पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाई मेल्टिंग पॉइंट इनिशियली मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस और बाद में मेल्टिंग पॉइंट उसका डिक्रीज होता है, और कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी है। ठीक है, तो दूसरा जो आपका होता है दूसरा पैरामीटर, दैट इज एनर्जी और इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। हम दोनों नाम से जानते हैं, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, तो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो है वो इंक्रीज होगा, इसको हम हीट ऑफ बोल दीजिए, एंथैल्पी बोल दीजिए। सो हीट ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है, हीट ऑफ एटोमाइजेशन से कैसे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड होता है। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड रो ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है वो फर्स्ट रो से आपका ज्यादा होता है। देखिए, enthalpy of atomization lower is the heat of atomization, यानी एटम्स में तोड़ने में हीट जितना कम देना पड़ेगा, lower is the melting point and boiling point। मैंगनीज में आफ्टर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, D5। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग D में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मैंगनीज का जो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए वो बहुत हाई होता है, बट जो मैंगनीज का इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता है बहुत हाई होता है, जिसके कारण से एक थ्योरी के अकॉर्डिंग उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, लेकिन इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बहुत हाई होता है, दैट्स व्हाई उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी उसका इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन लो होता है, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। ओके, सो लोअर इज द हीट ऑफ एटोमाइजेशन, लोअर विल बी द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन सीरीज सेकेंड एंड थर्ड जो है वो फर्स्ट वाले से आपका ज़्यादा होता है। So melting point and boiling point of second and third, melting point and boiling point of second and third transition series is higher than first transition series। ठीक है, फर्स्ट से ज्यादा होता है। तो ये हो गया आपका सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब आते हैं हम आयोनाइजेशन इंथैल्पी। कैसे आयोनाइजेशन इंथैल्पी ट्रांजिशन सीरीज में कैसे बढ़ता है और घटता है, हमने ऑलरेडी पहले ही पढ़ रखा है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब किसी भी एटम के आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितना हीट का रिक्वायरमेंट होता है, दैट इज नॉन एज इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन इंथैल्पी जिसको बोलते हैं। ओके, तो तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं कि कैसे ट्रांजिशन सीरीज में आयोनाइजेशन इंथैल्पी वेरी करता है। सो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ transition element. Now third properties of transition element,
देखिए देखते हैं थर्ड दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, ये सब सारे जो टॉपिक्स हैं वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, लॉजिकल क्वेश्चंस के लिए बना हुआ है। क्योंकि ऐसे में लगेगा कि ये तो बहुत लो प्रायोरिटी का है, लेकिन जितने भी लॉजिकल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो सब इसी में आते हैं। ओके, तो थर्ड प्रॉपर्टीज देखते हैं दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो जनरली क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जनरली इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट ये रेगुलर नहीं होते, इसमें भी एक्सेप्शनल केस होते हैं, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन enthalpy of transition element increases from left to right in a given ट्रांजिशन सीरीज। जो भी ट्रांजिशन सीरीज दिया हुआ है, चाहे वो 3D हो, 4D हो, 5D हो या 6D हो, उसमें हमेशा लेफ्ट टू राइट जनरली आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता है, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ करके। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ट्रांजिशन सीरीज। ओके, व्हाई? ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, due to increase in nuclear charge, यानी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो उसके कारण से क्या होगा कि वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा फोर्स अपनी तरफ खींच के रखेगा। तो बाहर से जो इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करेंगे उसमें अपने को ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा इन दैट कंडीशन आपका क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन निकालना टफ हो जाएगा। समझे? इंक्रीज चेंज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर, नॉट अ चेंज इन न्यूक्लियर चार्ज, बट द इंक्रीज इज नॉट रेगुलर, but increase in ionization enthalpy is not regular। कहने का मतलब देखिए, अब हम बात करते हैं क्रोमियम का। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 24। ओके, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 24 और स्ट्रक्चर होता है आर्गन 4s1 3d5। ओके, क्रोमियम के बाद आप ले लीजिए मैंगनीज, एटॉमिक नंबर 25, आर्गन 4s2 3d5। ठीक है, लाओ मैंगनीज, क्रोमियम हमने पढ़ा कि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक जो सॉरी इंथैल्पी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी है वो घटता है, लेकिन ध्यान से देखिए कि इसमें नो डाउट ये भी स्टेबल है और आपका ये पोर्शन भी स्टेबल है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है कि ये हाफ फील्ड है और ये आपका फुल फील्ड है, ये हाफ फील्ड है और ये भी हाफ फील्ड है, तो फुल फील्ड इज मोर स्टेबल। तो जब हम इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो वो किससे निकलेगा, इस वाले से या इस वाले से, अब इसी बात है आउटर मोस्ट से।
तो ये जो 4s2 है, s2 वो फुल्ली हाईली स्टेबल है, फुल फील्ड है तो हाईली स्टेबल है, और ये हाफ फील्ड है। तो इन दोनों में स्टेबिलिटी किसका ज्यादा है? अब इसी बात इसका ज्यादा है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना, फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो है वो आपका किसका ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा। जबकि हमने पढ़ा है कि लेफ्ट टू राइट जो है, सॉरी एक मिनट, हाँ नहीं वो पैटर्न ठीक है, मैं अभी एग्जांपल बताता हूँ आपको कि ये वाला पोर्शन राइट है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो है वो बढ़ता है। ओके, फिर मैंगनीज के बाद आयरन की बात कीजिए, Z इक्वल टू 26, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपका क्या? 4s2 3d6, ठीक है, ये तो राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इससे ये शो होता है कि अब इसी बात है, इसका आयनाइजेशन इंथैल्पी जो है वो बड़ा होगा, इसका आयनाइजेशन इंथैल्पी कम होगा, जो हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है। अब इसमें और इसमें बात करो तो अब इन दोनों में किससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है? इस वाले से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है। क्यों? इसके डी में आपका 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, जबकि ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन पोर्शन क्या आपका एक्स्ट्रा है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी पड़ेगा, यानी इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, और यानी 26 वाले का आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो गया और 25 वाले का आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो गया। तो ये एक्सेप्शनल केस है। होना किसका चाहिए था? इसका ज्यादा होना चाहिए था, बिकॉज लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता है, लेकिन इस वाले केस में देखिए उल्टा हो गया, यानी इसका ज्यादा हो गया, इसका कम हो गया। तो एक्सेप्शनल केस हमेशा है, ऐसे ही होता है आपका जिंक एंड कॉपर के केस में, ठीक है। तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस छोड़ करके आपका सब जगह जो है वो ऑलमोस्ट इसी ट्रेंड को फॉलो किया जाता है, ठीक है। ये तो एज एक्सेप्शनल केस बताया कि कहीं कहीं फॉलो करता है, कहीं कहीं फॉलो नहीं करता है, बिकॉज उसका स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो आपका अलग अलग हो जाता है। क्रोमियम एंड कॉपर का फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है वो आपका लो होता है, ठीक है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर इज लेस। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी देना पड़ा। सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी मींस सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी देना पड़ेगा, इस टाइप से उसका डिफिनेशन होता है। सो कॉपर इज लेस मतलब कम होता है, ठीक है, जबकि जिंक का हाई होता है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ जिंक जो होता है वो आपका हाई होता है, while first ionization enthalpy of zinc are high। तो इस टाइप से वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑर्डर पे कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। ज़्यादा स्टेबल से इलेक्ट्रॉन निकालना आपका टफ होता है और नॉर्मल से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता है। तो ये था आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट का, ठीक है। हमने पहले ही देखा था कि ट्रांजिशन एलिमेंट के पास डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं, दैट्स वाई जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट जो हैं, यानी कुछ एक को स्यूडो को छोड़ करके सबका वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है। यानी एक जैसे कॉपर ऑक्सीडेशन नंबर 1 भी शो कर सकता है और 2 भी शो कर सकता है, दोनों ही स्टेबल है। वैसे आयरन का 2 3 दोनों स्टेबल है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यानी फोर्थ प्रॉपर्टी इज ऑक्सीडेशन नंबर। सो जनरली द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर वेरिएबल, ओके। transition metals show variable oxidation state। Fourth properties oxidation state। So transition element
generally so variable oxidation state. Why? Because ट्रांजिशन एलिमेंट में S और D ये जो दो ऑर्बिटल्स होते हैं उसका एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स आपस में इंटरचेंज कर सकता है। दैट्स व्हाई इसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू द सिमिलर energy of, because of similar energy of S and D सबसेल। S and D सबसेल का जो आपका एनर्जी होता है वो काफी कम होता है। इसके कारण से होता क्या है कि S के इलेक्ट्रॉन D में, D के इलेक्ट्रॉन S में इजिली ट्रांसफर हो सकता है। दैट्स वाई इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए इसका जिस जो ट्रांजिशन एलिमेंट है D ऑर्बिटल्स खाली होता है तो उसके अकॉर्डिंग वो इलेक्ट्रॉन्स लूज एंड गेन कर सकता है, यानी लूज ही करता है, बिकॉज ये सारे के सारे आपका मेटल्स हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स आर कंपेरेबल एनर्जी। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, S के साथ साथ D इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करता है। सो इन ऐसा हो सकते हैं ड्यू टू दी comparable energy of S and D in a chemical reaction, ठीक है, in a chemical reaction electrons from S as well as D take parts, यानी केमिकल रिएक्शन में S के अलावे D के ऑर्बिटल्स भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। किसी भी ट्रांजिशन सीरीज में जो मिडिल तक ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, सो इन अ गिवन transition series oxidation number what increases up to middle and then decreases। आपको 3D ट्रांजिशन एलिमेंट में सबसे ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा किसका होता है, मैंगनीज का। 7 तक, हाईएस्ट वो 7 तक शो कर सकता है ना। तो जैसे डी के पहला एलिमेंट है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, ये आपका 3D ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो अप टू मिडिल, यानी ये अप टू मिडिल ट्रांजिशन ऑक्सीडेशन स्टेट वो इंक्रीज होता है, और मैक्सिमम 7 से ज्यादा किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो मैंगनीज से धीरे धीरे क्या हुआ, ये बढ़ करके +7, मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन शो कर सकता है। आप पोटेशियम पर मैग्नेट सर्च कीजिएगा, पोटेशियम पर मैग्नेट का जब आप निकालोगे तो उसमें 7 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, ठीक है। और उसके बाद में ये जो है वो धीरे धीरे करके वो घटना स्टार्ट हो जाता है। तो अप टू मिडिल ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, व्हाइल देन आफ्टर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपका घटना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नाउ फर्स्ट रो का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, ओके। यानी पहले का अगर वैसे इंक्रीज तो होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है +2 सब शो करता है। कॉपर भी +2 करता है, जिंक भी +2 करता है, निकेल भी +2 करता है, कॉपर भी +2 करता है, आयरन भी +2 करता है। यानी ये मैक्सिमम 7 तक जा सकता है,
लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉमन होता है वो आपका +2, यानी फर्स्ट ट्रांजिशन series +2 oxidation state are more common. So in first transition series +2 oxidation number is कॉमन, यानी एक ऐसा है जो हर एक एलिमेंट तो शो कर ही डालता है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो आपका सबसे ज्यादा कॉमन होता है। फिर स्कैंडियम है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जिंक है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जैसे स्कैंडियम है यानी Sc, इसका +3 तक शो कर सकता है। जिंक है वो आपका +2 शो करता है। जिंक स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट है, दैट्स वाई जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही स्टेट में होता है। ठीक है, +3 +4 +5 नहीं होता है। जिंक स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट है, उसके पास में कोई डी ऑर्बिटल खाली है ही नहीं, दैट्स वाई इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होता है। बाकी सब का चेंज होता है, निकेल हो, कोबाल्ट हो, कॉपर हो, आयरन हो, मैंगनीज, क्रोमियम, all have the variable oxidation state except जिंक। जिंक का +2 ही होता है। ओके, तो दिस इज दी व्हाट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो वहां पे एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सीरीज आता है। जैसे फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, लिथियम का सबसे कम। उसमें जब आप एलिमेंट को अरेंज करते हैं उसमें बहुत सारे ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। जिंक होता है, कॉपर होता है, कोबाल्ट होता है, आयरन होता है, यानी सारे के सारे जो हैं वो पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अरेंज किया हुआ है। ठीक है, तो हम वही कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है। तो हम फिफ्थ प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टीज क्या है, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फिफ्थ इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट में फर्स्ट रो में जनरली इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ करके। सो इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, द इलेक्ट्रोड potential of transition element what decreases from left to right। जनरली आप स्कैंडियम से कॉपर जिंक की ओर मूव करोगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो आपका घटता है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ज्यादा या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होने का क्या मीनिंग होता है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऑलरेडी आ रखा है। सो ट्रांजिशन एलिमेंट डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद सम एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ करके। जैसे कि कॉपर, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, 0.34 वोल्ट होता है, बाकी सबका निगेटिव होता है। सो एक्सेप्शनल केस देखिए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज पॉजिटिव, दैट इज इलेक्ट्रोड potential of
कॉपर, जिसको हम कैसे लिखते हैं, Cu प्लस 2 Cu जो होता है वो आपका प्लस 0.34 वोल्ट होता है, ठीक है। बाकी का रेस्ट सारे का निगेटिव होते हैं, रेस्ट ऑल अदर हैव निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। यानी हर एक में एक्सेप्शनल केसेस तो आ ही जाते हैं, बाकी सबका निगेटिव होता है, ओके। नाउ अब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेस निगेटिव होता है, ओके। सो इन ट्रांजिशन series from left to right, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो लेस निगेटिव होता जाता है, बिकम्स लेस निगेटिव, ओके। पोटेंशियल बिकम्स लेस निगेटिव, वैसे निगेटिव सबका होता है, लेकिन लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो आपका लेस निगेटिव होता है, ओके। मैंगनीज का पोटेंशियल हाई होता है क्योंकि हाफ फील्ड है, मैंगनीज का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाई है। कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाई होता है क्योंकि जो मैंगनीज और कॉपर होता है वो हाफ फील्ड और फुल, सॉरी जिंक होता है वो हाफ फील्ड और फुल फील्ड होता है, तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू आपका जनरली हाई होता है। सो मैंगनीज प्लस 2 का, मैंगनीज प्लस 3 से मैंगनीज प्लस 1 करो या सिर्फ मैंगनीज में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। यानी आप ये समझिए कि ई नॉट ऑफ मैंगनीज प्लस 3 टू मैंगनीज प्लस 2 is very high due to half filled. Similarly जिंक का भी कर सकते हैं कि E naught of zinc plus 2 to zinc is very high due to full फील्ड ऑर्बिटल। तो इस हिसाब से जो है ना, आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैरी करता है ट्रांजिशन सीरीज में। तो ये हो गया आपका 5th प्रॉपर्टी। नेक्स्ट 6th प्रॉपर्टी आते हैं हम आपका कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किससे डिसाइड होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। तो आप देखिए कि हर एक ट्रांजिशन एलिमेंट के स्टार्टिंग से लेकर के मिडिल तक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, इसका मतलब है कि वहां का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो नेक्स्ट दैट इज 6th वन इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ओके। देखिए जिस कंपाउंड का हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होता है वो एक्वस स्टेट में स्टेबल नहीं होते हैं। जैसे कॉपर प्लस, यानी कॉपर पे एक प्लस है, उसका एक्वस सोल्यूशन स्टेबल नहीं होता है क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है। चलिए 6 की बात करें। सो व्हाट इज 6? दिस इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। वो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो जो मेटल्स होते हैं यानी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो आपके 2 टाइप के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो करता है। सो ट्रांजिशन
metals can show two types of मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। कौन कौन सा? डायामैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिक। क्योंकि फेरो वाला जो पार्ट है वो तो एलॉय शो करता है, तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो या तो डायामैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक में ही अगर एक्सट्रीम पैरामैग्नेटिक है तो उसको हम फेरोमैग्नेटिज्म बोल देते हैं, लेकिन वो पैरामैग्नेटिज्म ही करता है। द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, सम ट्रांजिशन मेटल्स आल्सो शो फेरोमैग्नेटिज्म। सम ट्रांजिशन metals also show ferromagnetic property, which is the extreme value of paramagnetic। यानी अगर पैरामैग्नेटिक का वैल्यू अगर ज्यादा है तो उसको हम फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी बोल देते हैं। और ये सब डिपेंड किस पे करता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उतना आपका ज्यादा होता है। सो व्हाट द मैग्नेटिक properties of transition elements depends on number of unpaired electrons, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। एंड फ्रॉम बिगिनिंग टू मिडिल ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। सो इन ट्रांजिशन सीरीज नंबर ऑफ unpaired electrons increases from till middle of series। Hence इसका मतलब हुआ कि स्टार्टिंग से लेके मिडिल तक उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगा। Hence its magnetic property what increases कहाँ तक? till middle and then decreases। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो मिडिल तक क्या होता है? बढ़ता है, उसके बाद में घटना स्टार्ट होता है। और मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड कर सकते हैं। देखिए, इफ n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2। और मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट होता है आपका बोर मैग्नेटन, यानी ये तो वैल्यू हो गया। और Bm जो है बोर मैग्नेटन इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो अब जैसे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 3 इंटू 5 का अंडर रूट निकाल दीजिए, अंडर 15 का, तो आपका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ निकल जाएगा। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी ट्रांजिशन मेटल कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इज व्हाट? नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है आपका है फॉर्मेशन ऑफ कलर। आपको पता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो बहुत सारे कलर का फॉर्मेशन करता है, बिकॉज
डी डी ट्रांजिशन पहले भी हम एक्सप्लेन किए हैं। उसमें क्या होता है, डी में काफी ऑर्बिटल्स खाली होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करके दूसरे में इजिली में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तो वो कुछ एनर्जी को क्या करता है, आपका गेन करता है। जैसे लाइट को एब्जॉर्ब करता है, वो एब्जॉर्ब लाइट विजिबल रीजन में लाई करता है। दैट्स वाई जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो लाइट एमिट होता है। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कलर्ड। ट्रांजिशन एलिमेंट कलर्ड इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशंस होते हैं। ओके, सो देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कलर। ठीक है, और पहले भी आपने पढ़ रखा होगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसके पास दो टाइप के मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं। कौन कौन सा? एक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और एक स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, कभी कभी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होता है, कभी कभी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होता है। जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसमें इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होता है, और रोटेशनल जो रिवॉल्यूशन के कारण से मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो आपका बहुत कम होता है। इसीलिए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं किसको? जब वो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स हो तो। सो कलर फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस और कंपाउंड्स, दैट इज व्हिच प्रॉपर्टी? सेवेंथ प्रॉपर्टीज। formation of colored ions और कंपाउंड, ये सब होता है डी डी ट्रांजिशन के कारण से। सो दिस इज द प्रेजेंस ऑफ पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन elements are colored. Why? Due to presence of partially, अगर फुल्ली फिल्ड होगा तो वो कलर शो नहीं करता है। पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स के कारण से होते हैं। क्योंकि अगर कंप्लीटली फिल्ड रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह जंप करेगा तो रहेगा कहाँ पे? इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा, और जब तक इलेक्ट्रॉन जंप्स नहीं करेंगे वो कलर शो नहीं करेगा। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लोअर एनर्जी d orbitals excited to higher d orbitals, कहता ना, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स of lower energy d orbitals jumps to higher energy orbitals jumps to higher what d orbitals में जंप करते हैं तो higher d orbitals, it absorbed what visible light, एनर्जी तो गेन करेगा ना, रेडिएशन दे करके लाइट को उसको एक्साइट किया, विजिबल लाइट में होता है, वही अपने को दिखाई देता है। एनर्जी ऑफ कलर, सो कलर ऑब्जर्व, इसीलिए हम कलर देखते हैं। इट एब्जॉर्ब विजिबल, एब्जॉर्ब एनर्जी विच इज, वो ऐसे एनर्जी को गेन करता है जिस एनर्जी का जो लाइट वो लाइट के एनर्जी के बराबर होता है। एनर्जी ऑफ सर्टेन कलर इन विजिबल लाइट, एब्जॉर्ब द एनर्जी विच इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ कलर लाइज इन विजिबल रीजन। और यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरे ट्रांजिशन होने के कारण से वो कलर शो करता है, लाइज इन विजिबल रीजन। दैट्स वाई सो कलर
ऑब्जर्व रीजन सो, और लेकिन ये कंप्लीमेंट्री कलर होता है, सो कलर ऑब्जर्व इज कंप्लीमेंट्री कलर, सो कलर absorbed is complementary color of, यानी कलर एब्जॉर्ब ने, सो कलर सोन, कलर ऑब्जर्व, नॉट कलर ऑब्जर्व्ड इज कंप्लीमेंट्री कलर ऑफ एब्जॉर्ब्ड कलर। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर व्हाइट लाइट में से इलेक्ट्रॉन ने ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब कर लिया तो ग्रीन कलर नहीं दिखाई देगा, जो लाइट एब्जॉर्ब जो रिफ्लेक्ट करता है सिर्फ वही कलर दिखाई देता है। अगर कोई सब्सटेंस 100% लाइट को एब्जॉर्ब कर ले तो वो ब्लैक दिखाई देगा, 100% रिफ्लेक्ट कर देगा तो व्हाइट दिखाई देगा। अगर वो 2 कलर एब्जॉर्ब कर लेगा तो बाकी उसका कंप्लीमेंट्री कलर दिखाई देंगे, यानी जो कलर एब्जॉर्ब कर लेता है वो हमें नहीं दिखाई देता है, जो रिफ्लेक्ट करता है हमें वो कलर दिखाई देता है। दैट्स व्हाई वी, है ना, सो कलर इज ऑब्जर्व, कलर ऑब्जर्व इज कंप्लीमेंट्री कलर ऑफ एब्जॉर्ब्ड कलर। ओके, एक्वस सॉल्यूशन में खास करके जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है वो ज्यादा कलर देता है, क्योंकि जो वाटर होता है ना वो लिगेंड्स की तरह काम करता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा होगा, लिगेंड्स यानी उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट्स होता है। सो मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट गिव्स कलर्ड इन वाटर, aqueous solution most of the transition, ठीक है। so in aqueous solution most of the transition element gives color, क्यों? because ये एक लिगेंड्स की तरह काम करता है। ओके, नाउ जैसे बहुत सारे आयंस होते हैं जी, कोई कलर होता है कोई कलरलेस नहीं होता है, ठीक है। जैसे टाइटेनियम +2 ये जो होता है ये आपका कलर्ड है, जबकि टाइटेनियम +4 कलरलेस है। क्यों? टाइटेनियम का जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो S का इलेक्ट्रॉन निकलता है, फिर भी इसमें D में 2 इलेक्ट्रॉन बचा रहता है, लेकिन जब आप टाइटेनियम +4 करोगे तो D के भी इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। अब D में इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, जब D इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा तो वो कलर शो नहीं करता है, इसलिए टाइटेनियम कलर्ड है, क्योंकि इसमें D ऑर्बिटल, लास्ट के D ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन बचा रहता है, इसमें एक भी D इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट्स वाई ये आपका कलरलेस होता है। सेम काम कॉपर के साथ भी होता है, ठीक है। कॉपर +2 कलर्ड है, सिमिलरली कॉपर +2 इज कलर्ड, while कॉपर प्लस जो है इज कलरलेस। तो जब तक आपके d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं कर सकता है तब तक वो कलर शो नहीं करता है। ओके, तो ये था आपका कलर प्रॉपर्टीज। ओके, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। डी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जितने भी सेंट्रल एटम्स होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उसको बोलते हैं, ऐसा कंपाउंड जो कभी डिसोसिएट नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो जितने भी मोस्टली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जितने भी सेंट्रल एटम है वो सारा का सारा ट्रांजिशन एलिमेंट ही होते हैं, बिकॉज ट्रांजिशन एलिमेंट के पास ही डी ऑर्बिटल्स होते हैं और वो 6-6, 10-10 इलेक्ट्रॉन को इजिली गेन कर सकता है, दैट्स वाई मोस्टली ये ट्रांजिशन एलिमेंट का फॉर्मेशन करता है। सो 8th प्रॉपर्टी इज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। ओके, चलिए देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। 8th
properties. Formation of complex ट्रांजिशन एलिमेंट कम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है. ओके, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म complex, that is coordination complex की बात कर रहे हैं हम. बिकॉज क्यों? पहला, साइज छोटा होता है, कंपेरेटिवली स्मॉलर साइज, कंपेरेटिवली स्मॉलर साइज होता है, हाई आयनिक चार्ज होता है, यानी ज्यादा से ज्यादा मेटल पे 7 चार्जेस अवेलेबल होता है, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होता है, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसके कारण से वो मोस्टली इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है. फोर्थ वन, कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, एबिलिटी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. एग्जाम्पल्स के फॉर्म में आप देख सकते हैं कि जैसे पोटेशियम का है एग्जाम्पल, जो अगर ये चैप्टर आप कोऑर्डिनेशन के बाद पढ़ रहे हैं तो इजीली आपको समझ आ जाएगा, और नहीं आपने कोऑर्डिनेशन अभी नहीं पढ़ा है तो आपको जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे तो ये टॉपिक आपको समझ आएगा. साइनाइड का पावर 4, ये कोऑर्डिनेशन, ये सेंट्रल एटम है वो आपका ये है. उसके अलावा निकल है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी सेंट्रल एटम ट्रांजिशन एलिमेंट है. तो जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ट्रांजिशन एलिमेंट सेंट्रल मेटल होते हैं वो सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही होते हैं, क्योंकि इसके पास ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए डी ऑर्बिटल्स काफी अमाउंट में अवेलेबल होता है, बाकी नहीं कर सकता, कोई पी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं होता है. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जितने भी सेंट्रल एटम्स होते हैं दे ऑल आर ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन मेटल होता है जिसको हम सेंट्रल मेटल बोलते हैं. ओके, नाउ कैटालिटिक प्रॉपर्टी. 9th प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज कैटालिटिक प्रॉपर्टी. मोस्ट ऑफ द, जैसे आप हैबर प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं, आयरन एज ए कैटालिस्ट का यूज करते हैं, बहुत सारे प्लैटिनम कैटालिस्ट होता है, निकल कैटालिस्ट होता है, ठीक है. सो बहुत सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एज अ कैटालिस्ट की तरह यूज होता है. ओके, सो catalytic property. 9th one is catalytic property. Most of the transition metal catalyst, बहुत सारे chemical reaction. Why? Transition elements are act as catalyst. Transition elements are acts as catalyst in number of organic, inorganic, बहुत सारे रिएक्शन, number of chemical reactions. Why? Due to इसके दो प्रॉपर्टी के कारण से. पहला, इसका लार्ज सरफेस एरिया होता है, ठीक है, और सरफेस केमिस्ट्री पढ़ने के बाद ये चैप्टर पढ़ रहे होगे तो आपको सरफेस केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है कैटालिटिक एक्शन. सो ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया, इसके पास में काफी बड़ा
सरफेस एरिया होता है, जिससे रिएक्शन जो होता है वो आपका फास्ट हो जाता है। एंड दूसरा कैन सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो एज अ कैटलिस्ट का तरह यूज होता है लार्ज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा रिएक्टेंट्स उतना ज्यादा कंबाइन करेगा। अगर जगह कम होगा तो रिएक्टेंट क्या होगा, थोड़ा थोड़ा करके कंबाइन करके प्रोडक्ट करेगा। और अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंबाइन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। दैट्स वाई। ठीक है, 9th इज कैटालिटिक प्रॉपर्टी, 10th इज इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स फॉर्मेशन। इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स फॉर्मेशन ये कैसे होता है कि इसका जो साइज होता है वो आपका क्रिस्टल बड़ा होता है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, जो छोटे छोटे कंपाउंड्स होते हैं कैसे फॉर्म होता है, these are formed, यानी इंडस्ट्रियल कंपाउंड इज फॉर्म्ड when lighter elements, लाइटर एलिमेंट्स मतलब जो हल्का, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आपका हाइड्रोजन है, कार्बन है। लाइटर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब क्या होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के क्रिस्टल में कैप्चर्ड हो जाता है। आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल्स, आर ट्रैप्ड inside the crystal lattice of structure of metal। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना उसके क्रिस्टल में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स क्या कैप्चर हो जाता है, तो उसको इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बोलते हैं। इंटरस्टिशियल का मतलब होता है लैटिस साइट के अलावे, सॉलिड स्टेट आपने पढ़ा होगा, तो लैटिस साइट के अलावे जो स्पेस होता है, जैसे मान लीजिए ये क्रिस्टल है तो इस पॉइंट, ये पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, लैटिस साइट बोलते हैं। और ये जो जगह खाली है ना इसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। तो क्रिस्टल में क्या होता है छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैप्चर हो जाता है। ठीक है, जिसको हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं। ये नॉन स्टैक्योमेट्रिक होता है। नॉन स्टैक्योमेट्रिक मतलब जरूरी नहीं है कि फ्रैक्शन में ही एलिमेंट हो, बताता हूं। ठीक है, सो क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ मेटल में ये कैप्चर्ड हो जाता है। ये नॉन स्टैक्योमेट्रिक एंड ना आयनिक होता है। सो इट इज यानी इंटरस्टिशियल compounds are non-stoichiometric and neither ionic nor covalent। ना ये होता है ना कोवलेंट होते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, Fe3H, मैंगनीज नाइट्रेट। ठीक है, ये सब मेटल्स हैं। ठीक है, टाइटेनियम के साथ में कार्बन का कंपाउंड फॉर्मेशन होना, TiC एटसेट्रा, दिस आर द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हैं। ये सारे इंटरस्टिशियल कंपाउंड में आते हैं। ओके, अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फायदा क्या होता है, तो इसका क्या होता है कि स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाता है। तो हम देखते हैं सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कि क्या होता है। अगर ये कंपाउंड बनता है तो इसका कुछ तो खासियत होगा ना। तो प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टी कंपाउंड्स, सो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल compound
क्या क्या है? तो पहला लेते हैं कि बहुत स्ट्रांग होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, बहुत हार्ड होता है, ठीक है, दे आर वेरी हार्ड, और ये दोनों मिक्स होने के बाद भी मेटेलिक प्रॉपर्टी लूज नहीं होता, यानी जो कंडक्टिविटी होता रिटेन कर लेते हैं, मेटेलिक कंडक्टिविटी रिटेन, दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, यानी क्रिस्टल लैटिस में इसको कैप्चर करने के बाद भी मेटेलिक जो प्रॉपर्टी है वो आपका लॉस नहीं होता है, और ये केमिकली इनर्ट होता है, इट इज केमिकली इनर्ट, यानी ऑटोमेटिकली ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, एंड दिस इज प्रोबब्ली द लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज एलॉय फॉर्मेशन। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत सारे एलॉय का फॉर्मेशन करता है। सो 11th प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर एलॉय फॉर्मेशन, एलॉयज फॉर्मेशन। व्हाट इज एलॉय? ये होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं मेटल्स का। एलॉय इट इज होमोजीनियस solid solution, it is homogeneous solid solution, यानी इजिली मिक्स, यानी बहुत ज़्यादा सॉलिड होते हैं, स्टील है, ठीक है, ब्रॉन्ज है, ये सब बहुत सारे मेटल्स को कंबाइन करके बनाया जाता है। सो इट इज होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ एलिमेंट, solution of elements in which at least, इसमें in which at least one elements are metal, यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि एलॉय में सारे के सारे मेटल हो, जैसे स्टील में कार्बन होता है, कार्बन नॉन मेटल्स है, ठीक है। तो एलॉय बिना मेटल का नहीं बनता, यानी एक पग तो आपका मेटल होगा ही होगा, ठीक है। सो विच आर एटलीस्ट वन एलिमेंट्स आर व्हाट मेटल, जिसमें से कम एक एलिमेंट जो है वो आपका मेटल होता है। ओके, फॉर्म कैसे होता है? मेटालिक, जिसके मेटालिक रेडिया बहुत क्लोज होता है बस वही फॉर्म करता है, ठीक है। सो एलॉयज आर formed by the metals having what similar radii, ठीक है, जिसके रेडियाई सिमिलर होते हैं वही फॉर्म करते हैं रेडियाई, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल भी सेम होना चाहिए, having similar radii and other characteristics, और ये इजिली मिक्स हो जाना चाहिए तो ही फॉर्म हो सकता है, ठीक है। जो एलॉय बनता है वो हार्ड होता है बहुत, सो एलॉयज आर हार्ड एंड हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। तो एलॉय बनाने के लिए मेटल का साइज सिमिलर होना चाहिए, मतलब वह इजिली मिक्स हो जाए, इसलिए होमोजीनियस है। अगर मिक्स नहीं होता है, इसीलिए सबके साथ में कुछ भी मिक्स करके एलॉय नहीं बना सकते हैं। उसके बनाने के लिए साइज सिमिलर होना चाहिए, प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट सिमिलर होनी चाहिए, तब जाकर के बनता है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे आपका ब्रॉन्ज है, वो कॉपर और जिंक का है, ब्रॉन्ज इज अ कॉपर एंड जिंक है। जो आपका स्टेनलेस स्टील है, ठीक है,
स्टेनलेस स्टील है, उसमें आयरन 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 के अलावा कार्बन होता है, निकेल मैंगनीज क्रोमियम, कार्बन निकेल मैंगनीज एंड क्रोमियम का मिक्सर से ये बनता है स्टेनलेस स्टील। ठीक है, उसके अलावा आपने पहले ही पढ़ा होगा एल्निको, जो कि आयरन, एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट एंड कॉपर से बनती है। सारे के सारे जो है वो मेटालिक एलॉय है। तो एलॉय बनाने के लिए भी एक वो होते हैं, कहते हैं क्या कि जो साइज है वो 15% होना चाहिए। वो चलिए एक्स्ट्रा कंसेप्ट हो गया। ठीक है, तो एलॉय बनाने के लिए जो एटॉमिक साइज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो, कैरेक्टरिस्टिक भी सिमिलर हो। मान लो ऐसा नहीं कि एक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है एक बहुत ज़्यादा कम रिएक्टिव, ऐसा नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी सिमिलर हो। और जो एलॉय बनते हैं, जैसे आयरन का एलॉय बना तो वो एलॉय आयरन से ज़्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पोजेस करता है। तो ये टोटल 11 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं किसके, ट्रांजिशंस एलिमेंट के। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रिपेयर करेंगे ट्रांजिशंस एलिमेंट के जो आपके कंपाउंड्स हैं, वो जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम पर मैंगनेट है, उसका हम प्रिपरेशन एंड वो कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये जो हमने पढ़ा वो सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ था। और ये प्रॉपर्टीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि बोलेगा चलो राइट द 11 प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक, ऐसा नहीं, इसके बीच बीच से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, एमसीक्यू बनते हैं। दैट्स वाई ये प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए कि कलर शो करता है, क्यों शो करता है, तो एमसीक्यू फॉर्मेट में आता है। दैट्स वाई इसको डिटेल में अच्छे से आपको पढ़ना होगा। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।